हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू WC24 क्लासेज। गुड इवनिंग। आज हम क्लास 10th NCERT चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हिस्ट्री का चैप्टर 1 आज हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ आपको बातें बता दूं कि अभी सभी के सिलेबस कंप्लीट हो चुके होंगे। अभी तक इनकमिंग एग्जाम जो आने वाली है तो सभी पढ़ चुके होंगे इस चैप्टर को। लेकिन मैं आज इस चैप्टर को एकदम शॉर्ट वे में पढ़ाऊंगी, जिससे आपको चैप्टर को समझने में काफी आसानी होगी। मतलब चैप्टर जो हिस्ट्री का है बुक, अगर आप चैप्टर को देखोगे 10 से 15 पेज में चैप्टर पूरा है। तो मैं इसको एकदम शॉर्ट तरीके से इजी वे में करूंगी, जो हम लोग अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कि कैसे हम इजी इजी वे में चैप्टर को समझे, और हमारे जितने इजी तरीके से चैप्टर को समझेंगे उतना हमारे ऊपर बर्डन नहीं होगा और हमारे लिए एग्जाम के समय में हेल्पफुल होगा। तो आप लोग को बोलूंगी एक बार जरूर चैप्टर रीडिंग कर लो, अगर आपने नहीं किया है तो। उसके बाद हम एकदम इजी तरीके से चैप्टर को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा? द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। पहला टॉपिक है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। मतलब फ्रांस में रेवोल्यूशन कैसे आया और कौन कौन से आइडिया है जो फ्रांस को एक नेशन बनाने में यूजफुल हुआ। मतलब वहां के जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स उठाए जो मदद किया फ्रांस को एक नेशन बनाने में। सबसे पहले हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आखिर हुआ क्या था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे। पहले बैकग्राउंड, बिफोर 1789 फ्रांस वाज रूल्ड बाय एन एब्सोल्यूट मोनार्क। जो बिफोर 1789 हम लोग जानते हैं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में शुरू हुआ। 1789 से पहले फ्रांस में मोनार्की था, मतलब कि मोनार्की का रूल था। मोनार्की का मतलब होता है रूल बाय किंग, मतलब राजा के अंदर में वहां पे सब कुछ होगा। तो किंग कौन थे उस टाइम के? लुइस 16 थे फ्रांस के, जो बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और क्वीन कौन थे? मैरी एंटोनिटी, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रिंसेस थी। ये उस समय किंग और क्वीन थे वहां पे। पीपल हैड नो पॉलिटिकल राइट, सोसाइटी वाज अनइक्वल एंड टैक्सेस अनफेयर। उस समय जो लोग थे वहां के, उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं था। सोसाइटी में अनइक्वालिटी थी और जो टैक्सेस थे वो भी गलत तरीके से, अनफेयर तरीके से लिए जाते थे। मतलब कॉमन पीपल, वहां पे तीन तरीके के स्टेट पाए गए थे, नोबेलिटी, क्लर्जी और कॉमन पीपल। तो नोबेलिटी क्लर्जी मतलब एक तरीके से हाई क्लास पीपल थे, और थर्ड जो है कॉमन पीपल थे। तो मतलब नोबेलिटी क्लर्जी से अलग तरीके से टैक्स लिया जाता था और कॉमन पीपल से ज्यादा टैक्स लिया जाता था। मतलब टैक्सेस में भी अनफेयरनेस थी। दिस सिचुएशन लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। जो ये सिचुएशन थी फ्रांस में, मतलब पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे लोगों के पास, सोसाइटी में अनइक्वालिटी थी, टैक्सेस भी सही से नहीं लिए जा रहे थे। ये इसी कारण से फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। अब व्हाई दिस मैटर्स, ये हुआ क्यों था? दिस दिस रेवोल्यूशन चेंज्ड हाउ पीपल व्यूड नेशन, सिटीजनशिप एंड राइट्स। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद लोगों का देखने का तरीका बदल गया। कैसे? मतलब वो चीजों को जज करते हैं, कौन कौन सी राइट है उनके पास। मतलब एक नेशन बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, हम सभी ये जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। नेशन और कंट्री में अलग हो डिफरेंस होता है। कंट्री का मतलब होता है जब काफी सारे लोग एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन उनके कल्चरल वैल्यूज, रिलीजनल सब कुछ अलग अलग होता है, लैंग्वेज अलग होता है, उनको आपस में कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन नेशन का मतलब होता है जब एक ही लैंग्वेज सब फॉलो करे, यूनिटी के साथ रहे, लिबर्टी हो, मतलब लोग एक साथ रहे, तो वो नेशन कहलाता है। पहला बैकग्राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा, द रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू आइडिया ऑफ द नेशन। ये जो रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ था, इससे क्या एक नए नेशन बनने का आइडिया सबके अंदर लाया। कैसे लाया? कुछ स्टेप थे। अगर कहीं पर भी, जैसे अगर हम इंडिया का एग्जांपल ले, तो अगर इंडिया में हमें फ्रीडम मिली है ब्रिटिश रूलर से, कैसे मिली? ऐसा तो नहीं है ना कि एक आदमी गए, उन्होंने बात की, हम लोग को फ्रीडम मिल गई।
उसके लिए बहुत सारे आदमी ने अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया, तब हमें क्या हुआ, फ्रीडम मिली। तो वैसे ही फ्रांस में भी अलग अलग तरीके अपनाए गए जिससे फ्रांस को एक न्यू नेशन बनाया जा सके। द रिवोल्यूशनरीज डिक्लेयर दैट, जो रिवोल्यूशनरी थे वहां क्रांतिकारी थे, उन्होंने बताया, पहला पॉइंट, नेशन बिलोंग टू इट्स पीपल नॉट द किंग। उन्होंने बोला जो राष्ट्र होता है, नेशन होता है, वो राजा से बिलोंग नहीं करता है। उन्होंने बोला राजा तो कोई मतलब नहीं है नेशन से, जो नेशन है वो राजा से ना बिलोंग करके वो नॉर्मल कॉमन पीपल से बिलोंग करता है ना। अगर कॉमन पीपल रहेंगे तब ना राष्ट्र बनेगा। अगर कॉमन पीपल है ही नहीं, अकेला एक देश में सिर्फ राजा बैठा है, तो क्या वो नेशन बन पाएगा? तो पहला पॉइंट है, अर्लियर द किंग वाज कंसिडर्ड द स्टेट, आफ्टर द रेवोल्यूशन पीपल बिकेम द सेंट्रल पावर ऑफ द नेशन। रिवोल्यूशन से पहले क्या था, जो राजा था उनको स्टेट के तौर पे कंसिडर किया जाता था, मतलब समझा जाता था कि यही है तो सब कुछ है। लेकिन रिवोल्यूशन के बाद ऐसा हुआ कि जो भी सेंट्रल पावर थे नेशन के, वो सभी नॉर्मल पीपल के पास आ गए, कि मतलब जो नॉर्मल पीपल है उन लोग को समझ में आ गया नॉर्मल पीपल है तो ही मतलब एक कंट्री या नेशन बन सकता है। दूसरा पॉइंट, सिटीजन शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी, मतलब जो वहां के लोग थे उनके पास एक ही जैसे आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर हम एक नेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे पास जितने भी लोग हैं उन सभी के पास अलग अलग ड्रेस है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, सब कुछ अलग है, तो क्या यहाँ पे यूनिटी आने की संभावना है? नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, दिस आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन, ये कैसी आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो इक्वल राइट्स, इक्वल लॉज, लॉयल्टी टू द नेशन, शेयर्ड सिंबल, मतलब लोगों के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। अगर एक इंसान पढ़ रहा है तो दूसरा भी इंसान पढ़ेगा, ये नहीं कि दूसरे इंसान के पढ़ने पे कोई पाबंदी लगेगी। दोनों के लिए इक्वल लॉ होने चाहिए। अगर एक कोई गलती करता है तो जो उसको पनिशमेंट मिलेगा वही दूसरे पर्सन के भी गलती करने पे सेम पनिशमेंट मिलेगी। ये नहीं कि इसके लिए लॉ अलग है, इसके लिए लॉ अलग है। तीसरा है लॉयल्टी टू द नेशन, मतलब राज्य के जो हमारा नेशन है, राष्ट्र है, उसके प्रति वफादारी, लॉयल रहना। चौथा है शेयर्ड सिंबल, मतलब एक ही सिंबल सभी लोगों को यूज करना, चाहे वो लैंग्वेज हो, नेशनल एंथम हो, फ्लैग हो, जो भी हो, सबका कल्चर हो, सबको एक ही जैसा यूज करना, सिंबल शेयर करना। तीसरा पॉइंट, पर्पस ऑफ द नेशन इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एक नेशन बनाने का पर्पस क्या होता है? मेनली लोगों की सुविधा, लोगों की देखभाल। जैसे ए नेशन मस्ट प्रोटेक्ट राइट्स, इंश्योर जस्टिस एंड ट्रीट एवरीवन इक्वली। जो एक नेशन होता है वो जो वहां पे लोग हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करता है, जस्टिस इक्वली रखता है और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, सभी के साथ एक जैसा ही इक्वल ट्रीट करता है। हमने दो टॉपिक तो समझ लिया, अब तीसरा है स्टेप टेकन टू बिल्ड अ नेशन, नेशन बिल्डिंग मेजर्स। अब ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे जिससे एक नेशन बनाने में आसानी होगी? रिवॉल्यूशनरीज मेड मैनी चेंजेस टू यूनाइट द पीपल इनटू वन नेशन। जो रिवॉल्यूशनरीज थे वहां के, उन्होंने बहुत सारी चेंजेस की लोगों को एक नेशन बनाने के लिए, एक यूनिटी बनाने के लिए, लिबर्टी लाने के लिए। तो हम अब उसको पॉइंट व्यू से पढ़ेंगे। पहला है एंड ऑफ मोनार्की एंड बर्थ ऑफ रिपब्लिक। मोनार्की खत्म होता है, मतलब कि अब राजा का रूल नहीं रहेगा, और रिपब्लिक मतलब लोगों के पास अब फ्रीडम हो जाएगा, उसका जन्म होता है, बर्थ ऑफ रिपब्लिक। एब्सोल्यूट मोनार्की एबॉलिश्ड, फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक रूल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। फ्रांस में मोनार्की खत्म हुआ और अब रिपब्लिक आ गया। रिपब्लिक में कौन रूल करेगा? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के द्वारा चुना हुआ जो पर्सन आगे जाएगा वही अब फ्रांस में रूल करेगा। दिस डेवलप द आइडिया दैट नेशन मेड ऑफ सिटीजन नॉट द किंग। ये जो मतलब आइडिया था, इससे ये देखा गया कि जो एक नेशन है वो किंग के द्वारा नहीं बना होता है। एक नेशन वो कॉमन पीपल के द्वारा, जो वहां पे लोग रहते हैं उनके द्वारा बना हुआ है। दूसरा पॉइंट, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी में जो लॉ, सभी के पास इक्वलिटी होनी चाहिए। पहले क्या था,
Noble had a special privilege. Peasants paid heavy taxes. Laws were different in different region. पहले क्या था, जो वहां पे तीन तरीके के लोग थे, मैंने पहले बताया, नोवेल्टी, क्लर्जी और कॉमन पीपल। तो जो नोवेल्टी के लोग थे, नोवेलिटी, वहां पे उनके पास स्पेशल प्रिविलेज था। मतलब कि अगर उनको कोई चीज के लिए फाइट नहीं करना पड़ता था, जैसे ही एक बच्चे का बर्थ हुआ उस समय से उसको वो प्रिविलेज मिल जाता था। तो पहले ये था। फिर जो किसान थे वहां के, उनको हैवी, मतलब बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। सभी के लिए सभी रीजन में अलग अलग लॉज थे। मतलब नोवेल्टी के लिए अलग, क्लर्जी के लिए अलग, कॉमन पीपल के लिए अलग। अगर फ्रांस में अलग अलग जगह पे भी अलग अलग लॉ थे, सभी के लिए डिफरेंट लॉज थे। रिवॉल्यूशनरीज रिमूव्ड दिस अनफेयर सिस्टम। जो रिवॉल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे वहां पे, उन्होंने इस सिस्टम को एबॉलिश, मतलब खत्म कर दिया। ये तीनों को खत्म कर दिया। फिर क्या आया, मतलब जब मोनार्की खत्म हुआ, इसको हटा के कुछ तो नया आया होगा ना, तो ये कुछ नया है। ऑल सिटीजन हैव इक्वल राइट्स। जितने भी वहां पे लोग हैं उन सभी के पास इक्वल राइट्स रहेंगे कोई भी चीज में। सेम पनिशमेंट फॉर सेम क्राइम। अगर एक आदमी गलत काम करता है, जैसे कि एक आदमी चोरी किया, तो उसको वही पनिशमेंट मिलेगा जो वहां पे मतलब निर्धारित होगा। अगर दूसरा आदमी भी, दूसरे कल्चर का आदमी भी अगर चोरी ही करता है, तो उसको भी सेम पनिशमेंट मिलेगा। ये नहीं कि इसको अलग मिलेगा, इसको अलग मिलेगा। नो स्पेशल राइट्स फॉर नोबल्स। जो पहले नोवेलिटी के पास स्पेशल प्रिविलेज था उसको हटा दिया गया। अब उसके पास कोई भी प्रिविलेज नहीं है। जो जैसे कॉमन पीपल का रहते हैं, वैसे अब नोवेल्टी भी रहेंगे। अगर ऐसा कुछ आता है प्रिविलेज, तो दोनों के लिए आएगा, ये नहीं कि सिर्फ एक के लिए आएगा। दिस क्रिएटेड अ कॉमन आइडेंटिटी फॉर ऑल फ्रेंच पीपल। ये जो लाए गए कुछ रूल्स, इससे क्या हुआ, फ्रांस के लोगों में कॉमन आइडेंटिटी आ गया, मतलब समानता की भाव आ गया। अब वो लोग सब एक यूनिटी के तौर पे उन लोग को लगा कि अब हमें यूनिटी के साथ रहना चाहिए। अब वो जैसे कि हम लोग दो पॉइंट पढ़ चुके हैं, तीसरा पॉइंट, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वहां का, वो भी क्या हुआ, यूनिफॉर्म हो गया, मतलब एक जैसा हो गया। टू मेक फ्रांस यूनाइटेड, द रिवोल्यूशनरीज, फ्रांस को इकट्ठा करने के लिए, यूनिटी में लाने के लिए, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स लाने के लिए, जो फ्रांस के रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम। एक लीगल सिस्टम को, मतलब सिस्टम सबके सामने ला, इंट्रोड्यूस किए। रिमूव्ड इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर, सिंप्लीफाइड टैक्सेशन। मतलब सबसे पहले उन्होंने एक लीगल सिस्टम लाया, मतलब कि पहले अगर इलीगल तरीके से कुछ होता था उसको खत्म किया और एक लीगल सिस्टम लाए। फिर इंटरनल कस्टम जो ड्यूटीज थी उसको खत्म किए। फिर वेट एंड मेजर, मतलब कहीं पे जब वेट करने का तरीका है वो अलग है और कहीं पे अलग है, तो उसको एक जैसा किए। जो टैक्सेशन, जो टैक्स लिया जाता था वो खत्म तो नहीं किया गया, लेकिन पहले से बेहतर किया गया। मतलब कि अगर टैक्स आएगा तभी तो कंट्री अच्छे से चल पाएगी ना, तो मतलब इसको बराबर किया, सिंप्लीफाइड किया। दिस मेड फ्रांस फील लाइक वन यूनिफाइड नेशन। इतना कुछ होने के बाद अब फ्रांस में ये फील आने लगा था कि वो एक नेशन, एक ही नेशन के पार्ट है। चौथा पॉइंट, नेशनल सिंबल्स क्रिएटेड बाय रिवॉल्यूशनरी। ऐसे बहुत सारे नेशनल सिंबल्स थे जो जो क्रांतिकारी थे फ्रांस के, उनके द्वारा क्रिएट किया गया। रिवॉल्यूशनरीज क्रिएटेड सिंबल टू बिल्ड नेशनल प्राइड एंड इमोशनल यूनिटी। जो वहां पर रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने सिंबल का यूज करके ऐसे किया कि सभी में एकता आई, यूनिटी आई। पहला इंपॉर्टेंट सिंबल्स पढ़ेंगे, नेशनल फ्लैग। एक नई नेशनल फ्लैग बनाई गई जो ट्राई कलर, तीन रंग की थी। कौन कौन सा रंग, ब्लू व्हाइट रेड, ये तीन कलर का ट्राई कलर नेशनल फ्लैग था। सभी का एक ही नेशनल फ्लैग था। सिंबल ऑफ यूनिटी एंड सिटीजनशिप। फ्लैग बनने के कारण क्या हुआ, सभी में यूनिटी आई और सिटीजनशिप आया, मतलब एकता की भाव आई। दूसरा, नेशनल एंथम लाया गया। पहले अलग अलग नेशनल एंथम कर रहे थे, लेकिन अब एक ही नेशनल एंथम लाया गया। नाम क्या है, ला मर्सेलिस, मर्सेलाइज, मर्सेलाइज।
नेशनल एंथम क्या था? ला मार्शलाइज, ये वहां का नेशनल एंथम लाया गया। इंस्पायर्ड सोल्जर्स एंड सिटीजन टू डिफेंड द नेशन, क्यों लाया गया नेशनल एंथम? जो वहां पे सैनिक थे उनको और जो सिटीजन्स लोग वहां पे रहते थे उनको ऐसा बताने के लिए कि अब तुम अपने नेशन को डिफेंड प्रोटेक्ट कर सकते हो। तीसरा, ला पैट्री द फादरलैंड ले किटोयन सिटीजन, इसको लाया गया रिप्रेजेंट डिवोशन एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन। इसको लाने का क्या मतलब था? कि अपने देश के प्रति एक डिवोशन मतलब आदर की भाव और वफादारी लाने का। मतलब फादर, जैसे कि हम लोग मातृभूमि कहते हैं ना, तो वहां पे फादरलैंड और सिटीजन न्यू लाए गए। उसके बाद न्यू यूनिफॉर्म ओथ एंड फेस्टिवल, नए कपड़े लाए गए। ओथ, शपथ और त्योहार ये भी मनाया गया। क्यों? यूज्ड इन पब्लिक सेलिब्रेशन टू बिल्ड नेशनल फीलिंग। इस सबको न्यू यूनिफॉर्म्स ओथ और फेस्टिवल लाया गया ये देखते हुए कि लोगों के बीच में ऐसा फील हो कि हम सब एक हैं और हम सभी जो पब्लिक है उनके लिए ये नेशनल फीलिंग हो कि सभी का एक ही है। तो मतलब ये समझ में आए कि वो हमारे अंदर यूनिटी आनी चाहिए। पांचवा है रिपब्लिक सील विथ फिगर ऑफ लिबर्टी, मतलब कि ऐसे बहुत सारे सील्स बनाए गए जो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ फ्रांस है वो एक तरीके से उनको रिपब्लिक मिल गया है। फिगर ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखे होंगे, वो फ्रांस जो है वो ये डिनोट करता है कि कैसे वो वहां पे फ्रीडम मिला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस सिंबल आर रिपीटेडली आस्क्ड इन एग्जाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। पांचवा, नेपोलियन एंड द सिविल कोड ऑफ 1804, 1799 में नेपोलियन की एंट्री होती है। जब तब तक फ्रांस में क्या हो जाता है, रिपब्लिक मिल चुका होता है फ्रांस को। मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आता है, उसके बाद रिपब्लिक आता है। 1792 में फ्रांस को अपना रिपब्लिक मिल जाता है और 1793 में जो लुईस 16 और उनकी वाइफ मैरी एंटोनेटी को फांसी दे दी जाती है ग्लूटोन शहर में। तब 1799 में नेपोलियन की एंट्री होती है। जब नेपोलियन आते हैं देखते हैं कि यहाँ पे रिपब्लिक है। आफ्टर द revolution, Napoleon became the leader. He continued the revolutionary principle and spread them across Europe. जब रिवोल्यूशन के बाद जब नेपोलियन फ्रांस का लीडर बना उसके बाद उसने सारे रिवोल्यूशनरी जितने भी रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स थे उन पे काम किया और पूरे यूरोप में स्प्रेड किया कि कैसे फ्रांस को फ्रीडम मिला। तो नेपोलियन बोनापार्टे जब आए हुए थे फ्रांस में तब उन्होंने नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड ऑफ 1804 भी लाया। अब हम फीचर ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804 पढ़ेंगे। पहला, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए जो लॉ इक्वलिटी है वो बराबर है। राइट टू प्रॉपर्टी, हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो प्रॉपर्टी रख सके। सिंप्लीफाइड लॉज फॉर ऑल, सभी के लिए लॉ है वो बराबर कर दिया गया। एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज, जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया। ऐसे उस टाइम मोनार्की के टाइम फ्रांस में नोबिलिटी और क्लर्जी के लैंड पे कॉमन पीपल को खेती करना होता था। तो जब नेपोलियन बोनापार्टे ने इस प्रिविलेज को खत्म कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाए जिसमें लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव आया। सभी लॉ बनने का नया तरीका आया, जुडिशियरी न्याय करने का नया तरीका आया। उसके बाद इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम, फिर नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रांस में एजुकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया। नेपोलियन इम्पैक्ट ऑन यूरोप, नेपोलियन के आने के बाद यूरोप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको पढ़ेंगे। स्प्रेड नेशनलिज्म, spread ideas of equality, inspired people to oppose autocratic rulers. नेपोलियन बोनापार्टे आए तब उन्होंने पूरे यूरोप में नेशनलिज्म, हर कंट्री को, जर्मनी, इटली, जितने भी यूरोप में कंट्री है उन सब में एक मैसेज स्प्रेड किया कि खुद को यूनिटी में लाना है, खुद का एक नेशन बनाना है। सारे लोगों में ये न्यूज को स्प्रेड किया कि सभी लोग बराबर है, इक्वल है, सभी के बीच में इक्वलिटी होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने सारे लोगों को ये इंस्पायर्ड किया कि कैसे हम ऑटोक्रेटिक रूलर्स को खत्म करके अपने आप को फ्रीडम दिलवाए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था।
Sixth point, we will talk about impact of French Revolution on Europe. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उसका इम्पैक्ट यूरोप पे क्या पड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है द रिवोल्यूशन बिकम अ मॉडल फॉर अदर यूरोपियन कंट्री। फ्रांस में जो रिवोल्यूशन हुआ था वो एक तरह से मॉडल बन गया, आइडिया बन गया और बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज के लिए। इट इंस्पायर्ड देम टू फाइट फॉर देयर ओन नेशन स्टेट। बाकी अदर यूरोपियन कंट्रीज थे जो थे उनको इंस्पिरेशन मिलने के बाद वो अपनी कंट्री के लिए भी वहां पे प्रोटेस्ट करने लगे, फाइट करने लगे कि अब उन्हें भी फ्रीडम चाहिए। इफेक्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या हुआ यूरोप पे। स्टूडेंट, राइटर, टीचर्स एंड प्रोफेशनल स्प्रेड आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। जो भी स्टूडेंट, राइटर, टीचर, प्रोफेशनल जितने भी थे वो सभी कोई नेशनलिज्म, लिबर्टी, फ्रीडम इसके आइडिया को पूरे यूरोप में स्प्रेड करने लगे। पीपल ऑफ इटली, जर्मनी, ग्रीस एंड अदर रीजन स्टार्ट नेशनल मूवमेंट। जितने भी लोग थे इटली, जर्मनी, ग्रीस, जर्मनी, ब्रिटेन, वहां सबके जो लोग थे वो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करने लगे क्योंकि उन्हें भी अब फ्रीडम चाहिए था। डिमांड फॉर फ्रीडम, इक्वलिटी एंड नेशनल हुड इंक्रीज्ड। जो लोगों में डिमांड बढ़ने लगा फ्रीडम का, इक्वलिटी का और नेशनल हुड का। अब सबको एक अपना नेशन चाहिए था अलग, वो भी फ्रीडम के साथ। और सबको अब यूनिटी में रहना था, लिबर्टी में रहना था, ये सबको समझ में आ चुका था। अब वो नहीं चाहते थे कि अब वो किसी के अंदर में रहे, अब सभी को अपना अपना फ्रीडम चाहिए था। ये फर्स्ट टॉपिक द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन ये कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे।